यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम अनकही मोहब्बत, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। साहिल मीता और राज से प्रॉमिस करके घर से तो निकल आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रैना को कहाँ ढूंढे और कैसे कुछ पता लगाए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने पर या फिर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को काम पर लगा देने से शायद यह काम आसान हो सकता था, लेकिन साहिल यह नहीं चाहता था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया। हाँ सुनो रेहान, मैं तुम्हें एक फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अपने ऑफिसर्स में से बस चुनिंदा भरोसेमंद लोगों को ही काम पर लगाना। ये मेरी फैमिली मेम्बर है, ओके। साहिल ने जल्दी जल्दी रेहान को काम समझाया था और फ़ोन काट कर जेब में डाला। वो जीप लेकर निकल गया था। वैसे भी साहिल का एक अच्छा रिकॉर्ड था, क्योंकि वह कभी कोई काम ना तो अधूरा छोड़ता था और ना ही कोई गलत तरीका अपनाता। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा होने में उसे 2 पल का भी समय नहीं लगता था। 1000 मुजरिम छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा ना मिले, यह फंडा साहिल का नहीं था। वह मुजरिमों को ढूंढ ही निकालता था बिना किसी बेगुनाह को पता चले। कोई और मसला होता तो अब तक साहिल काफ़ी आगे तक बढ़ जाता, लेकिन यह बात उसकी फैमिली की थी, खासकर रैना की, जिस पर तो वह एक उंगली भी उठते नहीं देख ना सकता था। वो जिस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भला उसका इस तरह से गायब हो जाना उसे कैसे सहन होता। साहिल अपनी गाड़ी लिए इधर उधर रात भर भटकता रहा, पर तब तक भी उसे रैना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ और इधर उधर की खाक खंगालते हुए भी उसे रैना का कोई क्लू नहीं मिला। साहिल का बेबसी से दिल जल रहा था, तो उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर लाकर रोक दी और गुस्से से गाड़ी में से बाहर निकल आया। उसने भरपूर ताकत में जोर से गाड़ी के शीशे पर एक पंच मारा, तो जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया और कई सारे कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए। उसका पूरा हाथ जख्मी था और खून के कतरे बहकर जमीन पर गिरने लगे, पर साहिल को उसका कोई भी ख्याल नहीं रहा। वह तो अपना सुध-बुध खो बैठा, क्योंकि आज पहली बार वो इतना मजबूर जो हुआ था। कहाँ हो तुम रैना, कहाँ, प्लीज़ कहाँ हो तुम। साहिल टूट सा गया और वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए चीख पड़ा, रैना तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ हो तुम, आ जाओ ना यार प्लीज़। रात का दूसरा पहर था शायद, जब साहिल निराश और निढाल कदमों से वापस घर लौटा। उसे रैना तो नहीं मिली थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह घर वालों से बात करके रैना को ढूंढने में एक ठोस कदम उठाएगा, और यही सोचकर वह राज से मिलने घर आया था। लेकिन घर में कदम रखते ही वह ठिठक ही गया था। अब भी सब लोग हॉल में ही इकट्ठा थे और उन सबके बीच में बैठी रैना भी सबकी तरह बेहद खुश नजर आ रही थी। वह हंसते हुए मुस्कुराते मीता की गोद में सर रखकर लेटी हुई सबसे बेपरवाह मुस्कान के साथ बातें कर रही थी, जबकि साहिल का उसको देख कर ही खून खौल गया और वह बिना कुछ सोचे समझे तमतमाते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। रैना समेत बाकी सभी की नज़रें उसके गुस्सैल चेहरे पर जम गई थी और साहिल बस रैना को कुछ देर घूरता रहा, जबकि रैना की तो सांसें रुक गई थी साहिल को अपने सामने देखकर। पर इससे पहले वह कुछ बोलती कि साहिल ने उसका मुंह पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया था। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, बहुत ज़्यादा खुश हो है ना। यहाँ हम सबकी जान जा रही थी तुम्हारे घर में ना पाकर। तुम्हें पता भी है, जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम घर से गायब हो तो मुझ पर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकती। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को, वह भी बिना किसी को बताए। बोलो। साहिल गुस्से में बोलता ही जा रहा था और रैना का मुंह
आपने एक हाथ की चुटकी से पकड़े उसे और जोर से जब दबाता जा रहा था, जिससे रैना का दर्द से बुरा हाल था और उसकी आंखों में आंसू तैर गए। साहिल के इस तरह से मुंह दबाने से शायद रैना रोने लगी थी, पर उसकी नम आंखों का साहिल पर कोई असर नहीं हुआ था। वह बस उसे डांटता ही रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से ऐसे बाहर जाने की? तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मैं कितना बेचैन हुआ हूँ, तुम्हें पता है? कहाँ कहाँ भटकता रहा मैं तुम्हारे लिए, और कितना डर गया था मैं तुम्हारे लिए कि कहीं तुम यहाँ। साहिल साहिल छोड़ो बेटा इसे, क्या कर रहे हो? इससे पहले साहिल गुस्से में कुछ और बोलता या फिर उसकी वजह से रैना को और दर्द होता कि उसकी माँ रेखा ने फौरन ही आगे बढ़कर साहिल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और उन्होंने बंद लहजे में धीरे से कहा। रेखा ने वहां मौजूद सबकी ओर देखते हुए साहिल को एक नज़र कुछ इस तरह से देखा था कि साहिल को मानो अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने फौरन ही रैना का मुंह छोड़ दिया। साहिल जैसे काफ़ी देर बाद होश में आया हो और वह सर झुकाए अब चोर नज़रों से सबकी ओर देख रहा था। आई एम सॉरी, सो सॉरी रैना, वह मैं बस थोड़ा सा, साहिल ने कट कर एक्सक्यूज़ किया। कोई बात नहीं साहिल, मुझे पता है तुम रैना के लिए परेशान थे और रात भर इसे ढूंढते रहे। गलती भी तो की है इसने, इसे तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। साहिल जो ड्रॉप गया था और किसी से नज़रें मिलाने की बजाय वह रैना को भी देखने से हिचकिचा रहा था कि मीता ने जल्दी से आगे बढ़कर बात संभाली थी। जबकि मीता समेत हैरान तो राज, सागर, रंस और वहाँ मौजूद सभी थे। खुद रैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था साहिल इस तरह उस पर अपना हक क्यों जता रहा है। भला एक अनजान लड़की के लिए जिससे कोई जान पहचान ना हो, साहिल उसके लिए इतना परेशान क्यों था? और परेशान भी था तो वह सबके सामने भला उसे डांट कैसे सकता था? रैना की आंखों में दर्द के आंसू तो थे ही, साथ में साहिल के इस अंदाज से वह कहीं ना कहीं खो भी गई थी। साहिल रैना अकेली नहीं गई थी बल्कि रंस के साथ गई थी और हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था क्योंकि रंस तो वैसे भी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहता है अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे लगा आज भी वह कहीं और गया होगा अपने किसी फ्रेंड के घर, और रैना जाने कहाँ होगी। अगर मुझे पता होता कि ये रंस के साथ गई है तो इतना इशू ही ना होता। मीता के बाद राज ने साहिल को समझाते हुए अपनी बात रखी और उसके कंधे पर हाथ रखकर मानो अपनी गलती कबूल कर रहे थे। मैंने रैना को कॉल किया पर इसकी बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए शायद कॉल नहीं उठा पाई और हम और ज़्यादा परेशान हो गए। इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं, बस मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया बेकार में। और साहिल कुछ बोलने को हुआ पर उसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए और वह एक बार फिर से राज को देखते हुए सर झुका लिया। साहिल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रैना से नज़र मिला सके। जब अचानक ही उसके हाथ पर राधा की नज़र गई तो वह दौड़ते हुए उसके पास आई। साहिल, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? इतना खून बह रहा है। राधा ने साहिल का हाथ थाम लिया और घबराते हुए साहिल से सवाल कर रही थी, जबकि वह चुपचाप खड़ा था। यह चोट कैसे लगी? क्या हुआ है तुमको? कुछ बोलोगे भी? साहिल की माँ रेखा ने भी जब साहिल का हाथ इस तरह से जख्मी खून से शाना देखा तो तड़प गई। ओ माय गॉड, पूरा हाथ जख्मी है। क्या हुआ है? कैसे लगी ये चोट तुम्हें? नहीं मम्मी, कुछ नहीं, बस यूँ ही थोड़ी सी, शायद। इसे तुम थोड़ी सी चोट बोल रहे हो? कितना खून बह रहा है तुम्हारे हाथ से? रेखा ने साहिल को डांट ही दिया। चलो साहिल भाई हम हॉस्पिटल चलते हैं ना प्लीज, सागर ने जल्दी से कहा, पर साहिल ने इनकार कर दिया। ऐसे छोटे छोटे बेकार की चोटों के लिए हम पुलिस वाले हॉस्पिटल नहीं जाते सागर, मैं यहीं घर पर ही पट्टी कर लूँगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, साहिल ने सागर को टालते हुए बनावटी मुस्कान से कहा, पर उसकी चोर नज़र सिर्फ रैना पर ही थी जो खुद भी साहिल की चोट को देखकर कहीं ना कहीं परेशान थी। मैं दवाई लेकर आती हूँ। रैना फौरन ही दवाई लेने चली गई। सब साहिल का वो कुछ देर पहले वाला अंदाजे रूप भुलाकर उसकी चोट में खो गए थे। रंस, लिसन बेटा, क्या तुम रैना से शादी करोगी? अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम तुमसे बस पूछ रहे हैं। रंस मीता और राज के रूम में उनके बेड पर बैठा था और
वो दोनों उसके सामने खड़े थे। देखो रंस, रैना को हमने बचपन से पाला है और अब मैं नहीं चाहती कि मैं उसे वापस गांव भेजूं जहां मेरी भाभी उसे। रंस, तुम तो जानते ही हो ना कि मेरी भाभी उसको जरा भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं नहीं चाहती वह अब उनके साथ ना रहे बल्कि यहीं रहे। लेकिन मैं उसे यहाँ भी बेवजह ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती, और अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो फिर तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। मीता धीरे धीरे बोलते संकुचाते मन से उम्मीद भरी नज़रों से रंस को देख रही थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो, तुम्हारी मर्जी हो तो ही मैं कदम आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं रंस। बेटा, मैं बस पूछ रही हूँ, तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, ना ही अपना फैसला तुम पर लाद रही हूँ। मीता बेहद गहराई से कहती हुई अपना एक एक लफ्ज़ को रंस को समझा रही थी। रंस, अगर तुम्हें रहना पसंद हो और अगर तुम चाहो तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो यही बात को दबा। अरे ऑफ कोर्स भाभी, क्यों नहीं, ये तो आपका हक है मेरी लाइफ की फ़ैसले लेने का। और ये फैसला तो रंस के तो जैसे मन की बात हो गई थी। वह फौरन ही मीता की बात काटता हुआ उठकर खड़ा हो गया और उसी तरह खुश होकर बेताबी से बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप यह सब बात मुझसे कह रही हैं भाभी, जबकि यह तो मैं खुद आपसे बोलना चाह रहा था, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रंस, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम पर कोई ज़बरदस्ती का अपना फैसला नहीं थोपना चाहते। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ही तुम। राज ने कहा, अरे यार भाई, 100% मुझे रहना पसंद है और मैं खुद ही आप दोनों से उसके लिए बात करना चाहता था, पर सोचा शायद आप माइंड करें। रंस ने जल्दी से अपने भाई राज को भी उनकी बात बीच में काटते हुए ही टोका और फौरन हंसते हुए खुश होकर उनके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। भाई, आई एम सो हैप्पी। भाई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे मन की बात पढ़ ली। जो मैं बोल नहीं सकता था उसे आप लोगों ने खुद ही मेरे सामने लाकर रख दिया। थैंक यू सो मच भाई, मैं वाकई में खुश हूँ। मुझे उससे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मेरा ड्रीम है ये। रंस, तुम पक्का खुश हो ना? पहले एक बार अच्छे से सोच लो, हमें कोई जल्दी नहीं है अभी। लेकिन भाई, मुझे जल्दी ही है क्योंकि मैं सोच समझ चुका हूँ और अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो कब जा रहे हो तुम वापस? इस बार मीता ने पूछा। रिया की शादी वाले दिन ही शाम को। और भाभी, या तो मुझे इस बार ही शादी करनी होगी और या तो फिर न्यूयॉर्क से वापस छुट्टी लेकर आना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत जाएगा और मेरे काम की। नहीं, तुम काम से ज़्यादा छुट्टी मत लेना, वो तुम्हारा फ्यूचर है। अभी नई जॉब है ना, तो मिस मत करो कुछ भी। वही तो भाई, और रहना भी तो मेरा फ्यूचर बने, मैं ये दिल से चाहता था और अब उसे भी मुझे मिस नहीं करना। रंस की तो खुशियाँ संभाले नहीं बन रहा था। जैसे भाई, क्या इस शादी से रहना, वो तो खुश होगी ना? आपने उससे बात की? रंस, मैंने रैना से बात की थी इस बारे में तुमसे पहले ही। मीता को रंस का रैना के लिए परवाह देखकर अच्छा लगा और वो मुस्कुरा दी। तो बोलिए फिर भाभी, उसने क्या कहा? रंस उसे क्या कहना था, बचपन से लेकर आज तक उसके सारे फैसले हम ही तो करते आए हैं। इस बार भी जब मैंने तुम्हारे लिए उसे पूछा तो उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे पता है कि मैं और राज जो भी उसके लिए फैसला लेंगे वह सही ही होगा, हमेशा की तरह। तो भाभी, इट्स ओके, मैं भी तैयार हूँ। रंस इम्तिनान से उसी तरह मुस्कुराया था। अच्छा रंस, तुम ज़्यादा दिनों के लिए तो आए नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि रिया की शादी के तुरंत बाद तुम्हारी शादी करूँगा। लेकिन अब जब शादी में अभी 2-3 दिन का टाइम है। राज बहुत ही सीरियसली पर एक मुस्कान से बोल रहे थे। इसलिए मीता और मैंने फैसला किया है कि रिया के साथ ही उसी मंडप पर हम तुम्हारे और रैना के भी फेरे लगवा ही दें। तुम क्या कहते हो? ग्रेट आइडिया भाई, मेरे लिए भी तो जो आप करेंगे वह सही होगा। रंस ने फौरन मंजूरी दी थी। जाहिर सी बात थी, वह भी तो बचपन से रैना को चाहता था और एक बार तो उसने उसको यह बात खुलकर बताई भी थी, जिस पर रैना ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रंस को लगा वह गुस्सा हो गई है और बस इसलिए तो वह न्यूयॉर्क चला गया था सब कुछ छोड़ छाड़ कर। लेकिन अब जब रैना खुद ही उसके पास चलकर आ रही थी, उसकी किस्मत से जुड़ने, उसका प्यार तो मुकम्मल होना ही था। राज और मीता के दिल से एक बड़ा बोझ निकल गया था।
उन्हें यकीन नहीं था कि रंस इतना जल्दी मान जाएगा, लेकिन जब रंस और रैना दोनों ही इस रिश्ते के लिए राजी हो गए तो वह दोनों बेहद खुश थे। दोनों ने रंस को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे डाला था। रंस, हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटा कि हमारी परवरिश में कोई खोट नहीं हो सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी सबको ये बताकर आता हूँ कि अब मेरे घर में डबल खुशियाँ आने वाली है। मेरी बेटी, मेरी भाई और मेरी शाली की शादी डबल नहीं, ये ट्रिपल खुशियाँ हैं। राज खुशी से मानो झूमते हुए बाहर निकल गए थे। भाभी, मैं रैना से बात करके आता हूँ एक बार प्लीज़। रंस ने पीछे से अपना सर खुजाते हुए शरारत से मीता को देखा था, जिस पर उनको हंसी आ गई। हाँ हाँ जाओ, क्यों नहीं, अब तो वो तुम्हारी ही है भाई, क्यों नहीं। थैंक यू भाभी। रंस ने फौरन ही मीता का हाथ पकड़कर चूम लिया था और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रंस जब नीचे आया तो रैना 2-3 लड़कियों के साथ किचन में ही मिल गई थी, तो उसने सबको वहाँ से जाने के लिए बड़े ही आराम से मना किया था। सब लड़कियां मुंह टेढ़ा करके उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगी थी और उनके पीछे से ही रैना भी। रैना जैसे ही किचन से बाहर निकलने वाली थी, रंस ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है रंस? छोड़ो मेरा हाथ प्लीज़, रैना ने धीरे से कहा था और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसे रंस ने आहिस्ता से छोड़ भी दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रैना। क्या? यू लव मी? वॉट? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं वाकई पागल था क्या? अच्छा खासा तुम्हारे साथ रहता, पर नहीं, मैं तो डर कर भाग गया था कि कहीं तुम उस पर गुस्सा ना करो। और आज फाइनली तुम मेरी होने वाली हो रैना। आई एम सो एक्साइटेड। रंस ने अपने दोनों हाथों से अपना सर सहलाते और बेहद खुशी जाहिर करते हुए बोला था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे और क्या बोले। रैना, तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो ना? आई मीन, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? वैसे आई एम सो हैप्पी। रंस ने दीवार से लगी खड़ी रैना के जस्ट सामने खड़े होते हुए उसकी आंखों में झांका था। रैना, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि मैंने जो चाहा था वह मुझे मिल रहा है, पर तुम खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ रंस। जो मेरी दीदी और जीजू चाहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी भलाई का ही तो हमेशा सोचा है। और आज भी जब इस शादी में उनकी रजामंदी है तो जाहिर सी बात है यह मेरे लिए सही डिसीजन ही होगा और मैं खुश हूँ। रैना ने नज़रें नीचे किए हुए धीरे धीरे कहा था। वाओ, मतलब कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और कहीं ना कहीं तब भी करती थी जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तभी तो तुमने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और उस दिन भी जब मैंने इसी जगह पर किचन में ही तुमसे दोबारा सॉरी बोला था, उसके लिए तो तब भी तुम कुछ कहने वाली थी। लेकिन रंस प्लीज़, रैना ने रंस की बात काटते हुए जल्दी से कहा था, जिसका रंस पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। रंस, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। देखता है तो देख लेने दो, अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो फिर किस बात का डरना मेरी जान। रंस के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, जिसे रैना ने नज़रें उठाकर देखा तो हया से वापस उसकी नज़रें नीचे झुक गई। एक बात बोलूं रैना? बोलो, रैना ने उसी तरह नज़रें नीचे किए हुए कहा था। जब रंस उसकी और करीब आ गया और रैना जिस दीवार से लगी खड़ी थी, उसने उसी दीवार पर रैना के आजू बाजू अपने हाथ फैलाकर उसको अपने करीब कर लिया था। रंस रैना के करीब होता गया और उसकी लंबी लंबी पलकों को रैना ने अपने होठों पर महसूस किया था। रंस हौले से उसके सर पर अपने होठ रखने ही वाला था, और जिससे रैना की आंखें बंद हो गई। रंस ने उसके बालों में धीरे से अपने हाथ फिराए थे और उसका माथा चूमने को थोड़ा सा और नीचे झुका था, जब अचानक ही रैना के जहन में साहिल का चेहरा घूम गया, जिससे जाने ही क्यों उसने फौरन ही एक झटके में आंख खोल दी। रंस को अपने इतने करीब पाकर उसने उसके सीने पर जल्दी से दोनों हाथ रखते हुए उसे खुद से अलग किया था, जिस पर रंस को हैरत हुई। क्या हुआ रैना? नहीं कुछ नहीं, पर प्लीज मुझे यह सब पसंद नहीं रंस। ओह सॉरी रैना, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैं, अरे साहिल, तुम यहाँ? इससे पहले रंस भी रैना की तरह अपने लफ्ज़ों को जोड़ता
हुआ कुछ कह पाता कि सामने किचन के दरवाजे पर खड़े साहिल को देखकर वो रैना से और 2 कदम दूर हट गया। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या साहिल? हाँ, मैं थोड़ा पानी पीने आया था बस, साहिल ने आहिस्ता से कहा और खामोश हो गया। ओह गॉड, ये कितना पानी पीता है। जब भी मैं रैना के करीब आने की कोशिश करता हूँ यह पानी पीने आ जाता है, रंस ने अपने दिल में सोचा था और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए साहिल की तरफ देखने लगा, जो चुप्पी साधे रैना को ही निहार रहा था और रैना साहिल की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करती हुई जमीन निहार रही थी। तो तुमने पानी पी लिया? आओ ले लो पानी साहिल, रंस ने किचन के दरवाजे से हटते हुए कहा था जब साहिल वापस मुड़कर जाने लगा। नहीं, अब मेरी प्यास बुझ गई, नहीं चाहिए पानी मुझे। साहिल के लफ्ज़ों में कुछ ऐसा था जिससे रंस तो अनजान ही था, पर रैना कहीं ना कहीं कुछ फील जरूर कर गई थी कि जरूर उसने रंस को उसके करीब देख लिया है। रैना ने जाते हुए साहिल पर नज़र डाली थी और एक लंबी गहरी सांस ली, फिर रंस को देखकर धीरे से जबरदस्ती मन से मुस्कुरा दी, जो उसे ही प्यार भरी मुस्कान से देख रहा था। यहाँ क्या कर रही हो रिमझिम? तुम ऐसे छत पर अकेली क्यों बैठी हो? रिमझिम जो छत की रेलिंग पकड़ी उसी के सहारे टेक लगाए कुर्सी पर चुपचाप आंखें मूंदे अकेली बैठी थी कि सागर ने आकर धीरे से उसके कान में कहा था, तो रिमझिम ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर आंखें मूंद ली थी। क्या हुआ मेरी एंजल को? सागर खुद भी वहीं जमीन पर ही उसके पैरों के पास आकर बैठ गया तो रिमझिम चौंक गई। सागर, तुम नीचे क्यों बैठे हो? वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। ये वही सागर तो था जिसमें रिमझिम की जान बसती थी और खुद सागर भी रिमझिम पर दिलो जान से फिदा था, क्योंकि मेरी रानी ऊपर बैठी है ना, तो मुझे तो नीचे ही बैठना है जाने मन। सागर ने उसके कंधों से पकड़कर वापस कुर्सी पर बैठा दिया और फिर उसके पैरों के पास बैठकर उसकी गोद में अपना सर टिका दिया। अब बोलो क्या बात है जो मेरी जान इतना अपसेट है कि तन्हाई में आकर बैठ गई है, जबकि उसे तो मेरी बाहों में आकर अपनी तन्हाई मिटानी थी। मेरा मूड ऑफ है। अच्छा, और क्यों मूड ऑफ है मेरी परी का, ये तो बताएं। सागर ने उसकी गोद में ही लेटे लेटे उसकी नाक पर उंगली से प्यार से छुआ था, जिस पर जल्दी से रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। बस मूड ऑफ है तो है सागर, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ कर सकता हूं जान? इस बार सागर ने शरारत से रिमझिम की आंखों में देखा था, जो उसका हाथ पकड़े अपनी गर्दन में कुछ इस तरह से छुपाई हुई थी जैसे वह सागर को कहीं खोना नहीं चाहती थी। अब सागर की उंगलियां भी उसकी गर्दन में धीरे धीरे हरकत कर रही थी। बोलो मेरी जान, बोलो ना, क्या करूं मैं तुम्हारा इलाज अभी? क्या मैं करूं तुम्हारा इलाज अभी? उफ सागर, मत करो ना प्लीज़। रिमझिम ने अपने दोनों हाथों में उसके हाथ को कस के दबा लिया था, क्योंकि सागर की उंगलियां उसकी गर्दन और चेहरे पर कुछ इस तरह से थिरक रही थी कि रिमझिम के पूरे बदन में जैसे सिरहन सी होने लगी थी। क्यों ना करूं? ये तो मेरा हक है तुम पर, समझे तुम? अच्छा, हक? कौन सा हक? रिमझिम ने शरारत से कहा था। तुम आज तक साहिल भाई से तो बात कर नहीं पाए कि मुझसे प्यार करते हो, और बड़े आए हक जताने वाले। मैं डरता नहीं उनसे, कहो तो अभी बात कर लूँ जाकर। सागर ने काफ़ी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा था। हाँ करो ना, वो देखो साहिल भाई भी यहीं आ गए हैं। रिमझिम ने अपना इशारा सीढ़ियों की तरफ किया था, जबकि सागर तुरंत ही उसकी गोद से उठकर बैठ गया। कहाँ है साहिल भाई, कहाँ? सागर के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था, जिस पर रिमझिम को हंसी आ गई। बस यही है तुम्हारी निडरता, डर गए ना तुम? मैं मजाक कर रही थी पागल। रिमझिम उसी तरह हंसती रही तो सागर ने अपनी एक हाथ से अपना सर खुजाते हुए मासूमियत से उसको देखा था। सिट यार, गॉड, क्या हुआ? आस्की कहाँ गई? रिमझिम कहे लगा रही थी सागर की हालत पर। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी तो मूड ऑफ था तुम्हारा, मतलब मेरा करीब आना तुमको बहुत ही पसंद है, राइट? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे तो फील हुआ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सागर जो रिमझिम पर मदहोश सा हुआ झुकने लगा था, तो रिमझिम ने उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। जाओ यहाँ से सागर, प्लीज़। पर मैं तो अब तभी जाऊँगा जब यहाँ कुछ मिलेगा मुझे। क्या चाहिए?
अभी बताता हूँ। सागर ने अपना एक हाथ रिमझिम के सर के पीछे उसके बालों में उलझा दिया था और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। सागर क्या कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा तो? देख लेने दो, क्या सोचेंगे यार, प्लीज़ हटो। अब उन्हें क्या सोचना है, यह भी हम ही सोचेंगे क्या? सागर, लीव मी, हटो। इससे पहले रिमझिम कुछ और बोल पाती कि सागर ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए थे और कई पल ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद सागर ने रिमझिम को अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए उसके होंठों को भी रिहा कर दिया था। अब बोलो, मूड ऑफ है क्या? सागर ने उसी तरह मदहोशी में और शरारत से पूछा था तो रिमझिम भी फौरन उसके सीने से लिपट गई थी। तुमको पाकर मैं सच में सब कुछ भूल जाती हूँ। तुमसे ऐसा क्या है सागर? सागर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रिम्मी। सागर ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया था। रात का तीसरा पहर था और साहिल अपने रूम में करवटें बदलता हुआ बड़ी मुश्किलों से सो पाया था कि उसे अपने रूम के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट महसूस हुई थी, जिस पर वह फौरन ही उठकर बैठ गया। रूम की लाइट ऑन की तो सामने रैना खड़ी मिली, जो शायद चोर कदमों से सबसे छुप कर वहाँ आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को मेरे कमरे में? साहिल हैरान परेशान सा टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोला था। जी वो आपके हाथ की चोट अब कैसे है साहिल? रैना के होंठ धीरे से हिले थे। फाइन, मैं ठीक हूँ। साहिल अब भी उसी तरह आंखें बड़ी किए हुए हैरान खड़ा था। जी, वो मैं आपके लिए दवाई लेकर आई थी, मेरे गांव की जड़ी बूटियों का बना लेप, और इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा। रैना धीरे धीरे कपकपाहट में बोली थी और साहिल बेड पर बैठते हुए बस उसे ही देखता रहा, जो अपने हाथों में कोई लेप लिए असमंजस और घबराहट में खड़ी उसके हाथ को बेचैनी से देख रही थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। नहीं, रहने दो, अब ठीक है मेरा हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जा सकती हो। सॉरी, मैंने आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया, वह दिन में टाइम नहीं था ना, इसलिए अभी याद आया। और तुम्हें नींद नहीं आई, इसलिए फ़ौरन भागी चली आई, बिना इस बात का ख्याल किए कि इतनी रात को तुम्हें किसी लड़की के रूम में नहीं जाना चाहिए, राइट? रैना, जो अपनी अधूरी बात पर ही चुप हो गई थी, उसे साहिल ने पूरी करते हुए कहा था। नहीं, वो मैं बस सोने ही वाली थी जब ये दवाई, लेकिन अब क्या फ़ायदा, आपके हाथ पर तो पट्टी बंधी है, अब ये लेप कैसे लगाएंगे आप? रैना की नज़रें अब भी साहिल के हाथ पर ही थी। मैं ये सुबह आपको दे जाऊंगी, अभी आप सो जाइए। रैना मुड़कर जाने लगी थी तो साहिल फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। लगा दो। साहिल ने अपने हाथ की पट्टी को दूसरे हाथ से खोलते हुए अपना चोट भरा जख्मी हाथ रैना के सामने कर दिया, जिसे देखकर रैना बेचैनी से तड़प उठी। साहिल की चोट अब भी काफ़ी गहरी थी, जिसकी कच्ची पट्टी खुल जाने की वजह से वह घाव और भी साफ और खून भरा दिख रहा था, जिस पर रैना का दिल थरथरा उठा था। क्या हुआ? चोट देखकर डर गई क्या? ऐसी छोटी मोटी चोटें तो हम पुलिस वाले को हमेशा लगती ही रहती हैं। इट्स ओके, तुम जा सकती हो। साहिल को रैना की हालत समझ आ रही थी कि वह खून देखकर कितना घबरा गई है। उसके हाथ से वो लेप ले लिया और खुद ही घाव पर लगाने लगा, जिससे दर्द की शिद्दत से उसके चेहरे पर शिकन आ गई थी। वह बेड पर बैठा लेप लगा ही रहा था जब रैना ने जल्दी से आगे बढ़कर वापस उससे वो लेप लिया और खुद ही जख्म पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे अपनी एक उंगली से लगाने लगी। अगर तुम अपने एक हाथ से मेरा हाथ थाम लोगी तो तुमको दवाई लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि बार बार यह हिल रहा है। सॉरी, दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा। रैना अपनी एक उंगली से बिना साहिल को छुए आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पर दवाई लगाई रही थी और साहिल का हाथ रैना के सामने था। दोनों चुपचाप ही थे। जब साहिल ने धीरे से कहा था तो रैना ने नजर उठाकर उसको देखा था और फिर चुपचाप उसी तरह दवाइयाँ लगाने लगी, पर इस बार उसने अपने दूसरे हाथ में साहिल की कलाई थाम ली थी, जिससे उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई थी। दवाई लगाकर रैना जाने के लिए वापस मुड़ी ही थी जब सामने उसको मीता खड़ी मिली, जिसे देखकर रैना 2 पल के लिए थम सी गई थी। दीदू, आप यहाँ? रैना के होंठ कांप ही गए थे।
यही सवाल तो मुझे तुमसे करना था। रैना, तुम यहाँ क्यों आई हो इतनी रात को? क्या बात है, क्या कर रही थी यहाँ? मीता की आवाज़ में थोड़ी शक्ति थी। दी दी मैं तो बस मैं चुप करो रैना। अगर मेरे बजाय तुमको यहाँ किसी और ने देखा तो पता है क्या हो जाता? अभी यहाँ ये शादी का घर है, लोग कितने सवाल करते। इतनी रात को तुम साहिल के कमरे में क्यों आई थी? बताओ कि ज़रा मुझे, क्या काम था तुमको इससे जो सुबह नहीं हो पाता? बोलो। मीता ने गुस्से में रैना को डांटते हुए इस बार काफ़ी तेज आवाज़ में कहा, जिससे रैना की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो रैना? लड़कियों को इतना संभल कर रहना चाहिए कि बस कीजिए आंटी, प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। आप इसको खामखा सुनाए क्यों जा रही हैं आंटी, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप। इससे पहले मीता रैना को गुस्से में और कुछ सुनाती जब साहिल एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और मीता और रैना के सामने आते हुए बोला, आंटी पहले जान तो लीजिए रैना यहाँ क्या करने आई थी। यह तो बस मेरे लिए दवाई लेकर आई थी, मेरे हाथ की चोट के लिए कोई जड़ी बूटी का लेप। ये देखिए। साहिल ने रैना के हाथों से दवाई लेकर मीता के सामने रख दी तो वह कुछ देर के लिए खामोश रह गई और फिर एक नज़र रैना को देखकर साहिल की तरफ पलटी। साहिल, मैं इसे गलत नहीं समझ रही, क्योंकि मुझे तुम पर और इस पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं साहिल, और कोई भी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी सोचेगा, हम किसी का मुंह तो बंद नहीं करवा सकते ना। बदनामी हमारी रैना की ही तो होगी ना, जो मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकती। मीता ने मुस्कुराते हुए इस बार रैना के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा था, मुझे मेरी रैना के लिए बहुत चिंता रहती है। बचपन से इसने बहुत कुछ झेला है और अब मैं इसके लिए खुशियाँ ही चाहती हूँ, बस इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। बाकी मुझे तो पता ही है कि तुम कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे साहिल। साहिल बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए अपने हो। थैंक्स आंटी। साहिल को मीता को रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट और अपनेपन की नज़रों से देखा था जब उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया था। चलो रैना। मीता ने रैना का हाथ पकड़कर धीरे से अपने साथ खींचा था तो वो साहिल को देखते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाती कमरे से बाहर चली गई थी। साहिल को रैना का वो अंदाज काफ़ी बेचैन कर गया था। वह आकर बेड पर लेट तो गया, लेकिन बस करवटें बदलता रहा। आज ही तो रंस ने सुबह बताया था कि उसकी शादी रैना से फिक्स हो गई है, जब उसने उन दोनों को इतना करीब देखा था। यह सुनकर साहिल को इतना बड़ा झटका लगा था। रंस कहाँ समझा था, क्योंकि वह भी तो नॉर्मल ही बना रहा, रंस के सामने भी और अब इस वक्त रैना के सामने भी। उसने कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था जिससे रैना या मीता को जरा भी एहसास होता कि साहिल आज रैना को खोकर वाकई दुखी था। क्या बात है भाभी, आप दोनों इतनी रात को जाग क्यों रही हैं अब तक? रंस, जो अभी अभी बाहर कहीं से घूम कर आया था, मीता और रैना को हॉल में देखकर हैरानी से पूछा था, आप दोनों को नींद नहीं आ रही क्या, जो अब तक घूम रही हैं? और आप लोग साहिल के रूम में क्या कर रही थी? उधर से ही आ रही है ना? नहीं तो रंस। रैना, नहीं, मैं गई थी साहिल के रूम में उसको दवाई देने, उसके हाथ में चोट लगी है ना। रैना तो बस मुझे बुलाने गई थी बेटा, हम जा ही रहे थे सोने, कल सुबह बहुत सारा काम भी तो है। रंस की नज़रें सीधा रैना पर थी, जबकि वो बिना कुछ बोले जल्दी से सर झुका गई, जिस पर मीता ने सफाई पेश की। जाओ रंस, तुम भी जाकर सो जाओ, कल से डबल तैयारियां करनी है, हमारे घर में डबल शादियां जो होने वाली है। मीता ने हंसकर कहा तो रंस भी हंसता हुआ रैना को शरारत से देखता वहाँ से चला गया और मीता रैना को लेकर अपनी सास चली गई। क्या बात है रिमझिम, तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया भाई? रिमझिम, जो सुबह सवेरे ही मुंह लटकाए डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी और टेबल को देखकर लग रहा था कि सबने नाश्ता कर लिया है और अब शादी की बची हुई अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे, लेकिन रिमझिम अभी तक बस चुपचाप एक चेयर पर बैठी खोई हुई सी खाली प्लेट लिए निहार रही थी। साहिल, जो खुद अभी सो कर उठा था, रात भर जागने की वजह से सुबह ही तो उसे नींद आई थी और अभी भी वह अपनी नींद से ओझल होती अधकुली आंखों के साथ रिमझिम को देखते हुए फौरन ही उसके पास चला आया। रिमझिम, तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों बैठी हो? भाई, मुझे भूख नहीं और मैं, अरे वो
मैंने रिमझिम के लिए अलग से नाश्ता बनाया है ना, बस इसलिए टाइम लग गया। ये देखो रिमझिम, तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट। साहिल जो रिमझिम को गौर से देख रहा था और वह टेबल पर सर झुकाए बैठी हुई थी, इससे पहले कुछ बोल पाती कि रैना उसके लिए नाश्ते की ट्रे लेकर वहीं चली आई थी। ये लो रिमझिम, गर्मा गर्म पराठे। रैना ने साहिल की तरफ नज़र किए बिना ही नाश्ते की ट्रे रिमझिम के सामने रख दी थी, जिससे रिमझिम ने एक नज़र देखा और फिर रैना को। क्यों कर रही हैं आप यह सब मेरे लिए? क्यों? आपको क्या लगता है मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता और आप मेरे लिए ये सब करके मेरे गुस्से को जीत लेंगी? ले जाइए ये सब, मैं खुद अपने लिए बना लूँगी कुछ ना कुछ खाने को, अगर मुझे भूख लगेगी तो। रिमझिम ने भारी गुस्से में पर एक अफसोस और भर्राई आवाज़ में रैना को घूरते हुए बच्चों की तरह जिद में कहा, जिस पर वो उदास हो गई। पर साहिल को खुद समझ नहीं आया था कि वहाँ ऐसा आखिर हुआ क्या था कि रिमझिम इतनी नाराज है, और वो भी रैना से। रिम्मी, इस तरह क्यों बात कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी बोलो रैना को राइट नाउ। साहिल ने दबे लहजे में उसे उसके अंदाज का एहसास दिलाया। सॉरी मिस रैना जी, गलती हो गई। साहिल की डांटती नज़रों पर रिमझिम फौरन ही रैना को सॉरी बोलकर खड़ी हो गई थी, पर गुस्सा अभी भी जैसे का तैसा ही रहा। भाई, आपको भी इनके बनाए नाश्ते को खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपके लिए और मेरे लिए कुछ किचन से बना कर लाती हूँ। क्या बात है रिमझिम, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? किस बात के लिए इतना गुस्सा हो? कुछ बोलोगे भी? साहिल ने इस बार रिमझिम का हाथ पकड़ते हुए बेहद प्यार से पूछा था, तो रिमझिम की आंखें डबडबा गई। भाई, साहिल भाई, मैंने इनको भाभी बोला था और इन्होंने मुझे इस बात का बदला इतना बड़ा दिया है कि यह मेरे ही सामने रंस भाई से शादी कर रही हैं। आप बर्दाश्त कर सकते हैं यह सब, पर मुझसे नहीं होगा भाई। सॉरी भाई, इसलिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। रिमझिम ने गुस्से में रैना को घूरते हुए कहा था और साहिल को देखने लगी, जो खुद भी रिमझिम के इस तरह से रोने पर तड़प उठा था। रिमझिम, ऐसा नहीं कहते बेटा, और नहीं, बस मैं ऐसा ही कहूँगी भाई, और अब आप चलिए यहाँ से। रिमझिम ने उसी तरह बेचैनी से मचलकर गुस्से और जिद में कहा था और साहिल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर चली गई। रैना वहीं खड़ी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और कहीं ना कहीं उसे भी दुख हुआ था रिमझिम की नम आंखें और मायूस चेहरा देखकर। अरे यार साहिल भाई जल्दी कीजिए ना, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं करने को। अब तो हमें डबल शादी की तैयारियां करनी है। सागर और साहिल शादी की तैयारियों में लगे थे, जबकि साहिल तो वहाँ होकर भी जैसे नहीं था। उसका पूरा ध्यान रैना पर था और उससे कहीं ज़्यादा उसे अफसोस था अपनी बहन के लिए, जो रैना और रंस की शादी का सुनकर पूरी तरह से खामोश और उदास हो चुकी थी। ना कोई मस्ती और ना कोई शरारत, वह बस अब यहाँ से चली जाना चाहती थी, पर बेमन से रुकी हुई थी। यही सोचकर साहिल को भी दुख हो रहा था जब सागर ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। भाई जल्दी कीजिए ना, अभी बहुत सारे काम हैं। आपको पता है ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तरफ मेरी रियादी की शादी और दूसरी तरफ मेरी मासी और चाचू की। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। सागर साहिल की हालात से अनजान उसी तरह खुशी में झूमता हुआ बोल रहा था। अभी तो कर तो रहा हूँ ना, एक तो तेरी मासी, तेरी दी, तेरे चाचू, सब तो तेरे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तैयारियां भी तुझे करनी चाहिए। मेरा क्या? बेवकूफ़। साहिल जो झल्लाहट अपने अंदर ही छुपाए हुए था, इस बार उसके चेहरे पर वह साफ नज़र आ गई, जिसे सागर ने महसूस भी किया था। क्या हुआ भाई, आर यू फाइन? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, थोड़ा मूड ऑफ था तो तुझ पर गुस्सा किया। सॉरी यार। इट्स ओके भाई, पर बात क्या है? रिमझिम भी ठीक से बात नहीं कर रही है आजकल, और आप भी कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? सागर को साहिल का गुस्सा करना नहीं, पर यूँ उदास रहना ज़रूर खल गया, इसलिए काफ़ी प्यार और अपनेपन से इस बार सागर ने खुलकर पूछा, और साहिल का चेहरा गौर से देखने लगा, जिस पर साहिल ने सर झुका लिया। अरे सब ठीक है मेरी जान। रिमझिम को तो तू जानता ही है कितनी नौटंकी है। वो हमेशा से कोई नई शरारत करने से पहले ऐसे ही मासूमियत दिखाती है। यू नो, साहिल बनावटी मुस्कान से मुस्कुरा दिया था। पागल लड़की, जिससे उस पर कोई शक ना करे। सागर, यू डोंट वरी एंड कैरी ऑन, मैं अभी आया।
साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौले से थपथपाते हुए दबाया था और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।